एपिसोड 71। वह लोग सिर्फ रुद्राक्ष को मारना चाहते हैं। अब तक आपने सुना कि अनाहिता और रुद्राक्ष दोनों ही सही सलामत बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन जब अनाहिता उसके ऊपर चला रही थी तब रुद्राक्ष अपनी पॉकेट से निकालकर एक नोटबुक अनाहिता के हाथों में रख देता है। अब आगे अनाहिता ने अपने हाथों में पकड़े हुए नोटबुक को देखा और कंफ्यूजन में नोटबुक का पहला पन्ना खोला, लेकिन जैसे ही उसने उस नोटबुक पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ा उसकी आंखें रहने से बड़े हो गई। यह तो वहां पर कुछ शब्द बहुत ही सुंदर और इलेगेंट हैंडराइटिंग में लिखे हुए थे। सीता की डायरी। यह उसकी मॉम की डायरी थी। अनाहिता जल्दी जल्दी डायरी के पन्ने पलटने लगी। तब तक उसे एहसास हुआ कि डायरी पूरी तरह से भरी हुई थी। पास्ट में जब वह अपनी मॉम के साथ रहती थी तब वह बहुत छोटी थी, इसलिए उसे अपनी मॉम की एक डायरी लिखने की आदत के बारे में कुछ नहीं पता था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। वह इतनी ज्यादा हैरान थी कि वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने उस नोटबुक को टाइटली हग कर लिया। भले ही वह यूजुअली अपनी इमोशंस किसी को नहीं दिखाती थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। न सिर्फ यह डायरी उसके कंफ्यूजन को खत्म कर देगी, बल्कि यह इकलौती ऐसी उसकी माँ की चीज थी जो अब उसके पास है। उसने मल्होत्रा मेंशन में बहुत जगह और बहुत टाइम तक खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी माँ के कोई भी चीज, कोई भी निशानी नहीं मिली। लेकिन अब उसके पास एक है। वह जब उन बच्चों को बचा रही थी तो वह उसे ऐसा लगा था कि उसे अपनी मॉम की वह चीज कभी नहीं मिलेगी। अनाहिता को अचानक ही यह एहसास हुआ कि क्यों एक बच्चे को ढूंढ कर वापस आने में रुद्राक्ष को इतना टाइम लग गया और वह सिर्फ बिल्डिंग गिरने की कुछ सेकंड पहले ही बाहर आया। यह सब उसने उसके लिए किया। अनाहिता खुद को रोक नहीं पाई और रुद्राक्ष की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष संभव के पास पहुंचा और उसने पूछा, वह आदमी वहां से भागा कैसे हुआ यह? तब संभव ने कंक्लूजन एक्सप्रेशन के साथ कहा, हाँ, यह सब एक हैकर की वजह से हुआ है। उस आदमी की यादाश्त वापस लाने के बाद हमने उसे इंटेरोगेशन के लिए हमने उसे ब्लॉक कर दिया था, लेकिन बहुत मारने पीटने का टॉर्चर करने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला। हम डर गए कि अगर हमें और मारा पीड़ा तो वह मर जाएगा, इसलिए हम कुछ देर के लिए उसे वही लॉक करके चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ? वह रूम जिसमें हमने उस कमीने को लॉक किया था, उसका दरवाजा कंप्यूटर से कंट्रोल होता। मुझे लगा कि यह सबसे सेफ तरीका है, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनों को जो हैकर था वह काफी माहिर था। मेरे बिना नोटिस किए ही उसने हमारे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डोर को हैक कर लिया और जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक वह आदमी भाग चुका था और उसने अपनी पीछे एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि वो तुम्हें मार डालेगा। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, मल्होत्रा ग्रुप में जो मेन दरवाजा और खिड़कियां थी वह भी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक थे, इसीलिए हम अंदर बंद हो गए थे और बाहर नहीं आ पा रहे थे। संभव ने हमें गर्दन लाई और कहा, जब मुझे वह नोट मिला तो मैं बहुत डर गया और मैंने तुझे फोन किया और तुझे देखने के लिए यहाँ आने लगा, मगर कुछ लोगों ने मुझे आधे रास्ते में ही रोक दिया। राघव और ध्रुव तो अभी तक पहुँच भी नहीं पाए हैं। वो लोग हम पर अटैक नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी भी तरह करके हमें वही रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम तेरे पास ना पहुँच सके। देखकर लगता है कि तुम उनका इकलौता टारगेट हो। संभव की बातें सुनकर रुद्राक्ष किसी गहरी सोच में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका इतना बड़ा दुश्मन कौन आ गया जो हर एक कीमत पर सिर्फ उसकी जान लेना चाहता है। तभी संभव ने एक राहत की सांस ली और कहा, लेकिन अब सब ठीक है। लकीली तुम लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया और बाहर आ गए, वरना उस बिल्डिंग के अंदर जो लोग भी थे तुम्हारे साथ वह लोग कभी भी बाहर नहीं आ पाते। और जब तुम सही सलामत हो तो हमारे पास अभी भी चांस है कि हम पता लगा ले कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। संभव की बात सुनकर रुद्राक्ष अपने होश में वापस आया और उसने कहा, दरवाजा टूटा नहीं था। हैरान संभव ने पूछा, अगर दरवाजा टूटा नहीं था तो तुम लोग बाहर कैसे आए? उसका सवाल सुनकर रुद्राक्ष ने अनाहिता की तरफ देखा जो उन्हीं की तरफ चलकर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक प्राउड मुस्कान आ गई और उसने कहा, अनाहिता ने उनके इंटरनल टर्मिनल को हैक कर लिया था क्या? रुद्राक्ष की बात सुनते ही संभव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, हमारे दुश्मन की हैकिंग स्किल्स मुझसे भी बेहतर थी। अनाहिता जैसी आम लड़की उनसे बेहतर कैसे हो सकती है? कुछ ग्लोबल हैकर की रैंकिंग होती है और संभव उस रैंक में दूसरे नंबर पर था, सिर्फ एक कदम पीछे, और नंबर 1 पर जो हैकर था उसका निकनेम नूडल्स था। सिर्फ उसी हैकर से एक कदम पीछे था। संभव की सुनकर रुद्राक्ष ने उसे बहुत ही शांति से देखा और कहा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद और सुनने के बाद भी तुम्हें लगता है कि वह एक आम लड़की है? रुद्राक्ष की बात सुनकर संभव स्पीचलेस हो गया। पास्ट में उसे लगा था कि अनाहिता के पास कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन अनाहिता ने उस इंसान को कुछ ही घंटों में ठीक कर दिया जिसे ठीक करने के लिए एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को कम से कम 1 साल चाहिए था। और अभी उसे लगा कि अनाहिता एक आम लड़की है तो उसकी हैकिंग स्किल्स संभव से बेहतर कैसे हो सकती है? वह पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है, फिर भी अनाहिता उससे बेहतर है। सारी सिचुएशन सच्चाई यही बता रही थी कि अनाहिता कोई मामूली लड़की नहीं है। संभव ने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। फीकी सी मुस्कुराहट के साथ संभव ने रुद्राक्ष से कहा, मुझे लगता है कि मुझे साइकिस्ट डॉक्टर की जरूरत है, या फिर और एक्सपीरियंस कि मैं लोगों को जज करने में काफी खराब हूँ। उसके बाद सुनकर जैसी रुद्राक्ष कुछ कहने वाला था उससे पहले ही अनाहिता उन दोनों के पास पहुँच गई।
अनाहिता ने उस नोटबुक को कसकर गले लगाया हुआ था और उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी। उसे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। कुछ देर इसी तरह कोशिश करने के बाद आखिर में उसके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकले, थैंक यू रुद्राक्ष, थैंक यू सो मच, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे मेरी मॉम की डायरी ला कर दी। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, लगता है कि तुम फिर भूल गई जो मैंने कहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें मुझे थैंक यू कहने का इतना ही शौक है तो हर बार थैंक यू के बदले तुम मुझे पराठे बनाकर दे सकती हो। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने जल्दी से अपने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगी और जब तुम कहोगे। तब रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखा और एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हारे पराठे और तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है, मैं उन्हें हमेशा खाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए हमेशा वह बनाओगी? रुद्राक्ष की बात सुनते ही संभव को खांसी आ गई और उसने मन ही मन कहा, है क्या रुद्राक्ष वही कहना चाहता है जो मैं सोच रहा हूँ कि वह कहना चाहता है, और या फिर मुझे ही गलतफहमी हो रही है? क्या हम चारों दोस्तों में से यह बर्फ का पहाड़ जल्दी ही शादी करने वाला है? अगर ऐसी बात है कि हम में से तीनों एक वक्त पर एक ही लड़की से प्यार करने लगे हैं, यह बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। संभव लगातार खांस रहा था और उसकी खांसी की आवाज सुनकर और पीला चेहरा देखकर अनाहिता उसे देखने लगी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ पराठे और रुद्राक्ष के लिए खाना बनाने में इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई। रुद्राक्ष के लिए कभी भी खाना बना कर दे देगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात पर संभव का रिएक्शन इतना ड्रामेटिक क्यों था? भले ही उसे संभव की बात और उसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं, इसलिए उसने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और रुद्राक्ष की देखते हुए बोली, बिल्कुल, जब तुम्हें खाने का मन हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी जब तक तुम उससे बोर नहीं हो जाते। मैं कभी बोर नहीं हो सकता। कहते हुए रुद्राक्ष की आंखों में कुछ और स्पष्ट इमोशन थे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। संभव ने अनाहिता की मासूम आंखों को देखा, उसे भी शक हो गया कि उसे गलतफहमी हुई है। ठीक उसी वक्त संभव को कुछ और याद आया और उसने इस मामले को वहीं छोड़कर अनाहिता के पास जाकर पूछा, मिस मल्होत्रा, क्या आपने उनके टर्मिनल को हैक किया था? अनाहिता नहीं हाँ में सर हिलाया और फिर जल्दी से ना में हिलाते हुए बोली, मैंने बस उनके कुछ फायरवॉल्स को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, लेकिन मैं उनके मेन सिस्टम में पहुंच पाती उससे पहले ही उन्होंने हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर हमें एक्सेस दे दिया और इसलिए आप उनके टर्मिनल में पूरी तरह से हैक नहीं कर पाई। संभव ने बहुत ही निराश होकर कहा। सच तो यही था कि अनाहिता वह कैसे कर सकती है जो वह तक नहीं कर पाया। उसने हेल्पलेस होकर रुद्राक्ष को देखा और बहुत निराश होकर कहा, अब लगता है कि हम इस मौके का फायदा उन्हें ढूंढने के लिए नहीं उठा सकते। पहले रुद्राक्ष किसी जल्दी में नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके दुश्मन ने इस बार उस पर कितना बड़ा हमला किया है तो धीरे धीरे उसका सब्र खत्म होने लगा था। लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह लोग पैनिक करने लगे तो उनके दुश्मन को उन पर हमला करने का एक और मौका मिल जाएगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के साथ उसने जवाब दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास फ्यूचर में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी उन्हें पकड़ने के लिए। क्या किसी ने यह एक्सप्लोजन इसलिए प्लान किया था क्योंकि वह लोग तुम्हें मारना चाहते थे? अनाहिता ने हैरानी से पूछा। तो रुद्राक्ष ने हमें सर हिलाया और कहा, हाँ, तुम्हें याद है पिछली बार जब तुमने मुझे बचाया था, यह हमला भी उसी लोगों के द्वारा किया गया और बदकिस्मती से अभी भी हमें नहीं पता कि हमारा दुश्मन है कौन। अनाहिता ने अपने लिप्स वाइट किए और बहुत ही गुस्से में बोली, किस तरह के क्रूएल और निर्दयी इंसान है वह लोग जिन्होंने से एक आदमी को मारने के लिए और अपना प्लान पूरा करने के लिए हजारों लोगों की जान खतरे में डाल दी। संभव ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, वह दुश्मन बहुत अच्छे से छुपा हुआ है। वह लोग हमारे सामने किसी भी वक्त के किसी भी वक्ता पर हमला कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते। संभव यह बात सुनते ही अनाहिता में चमकती हुई आंखों से देखा और कहा, किसने कह दिया यह? संभव अनाहिता की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने जल्दी से पूछा, क्या आपने उन्हें ढूंढ लिया है? लेकिन क्या आपने नहीं कहा था कि आप उनके टर्मिनल में पूरी तरह से घुस नहीं पाई थी? अनाहिता ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं उनके फ्लाइट टर्मिनल में पूरी तरह से नहीं घुस पाई थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वर्चुअल स्पॉट्स बना दिए थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई और मुझे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि वह लोग वेस्ट कोस्ट के किसी सुनसान आइलैंड पर हैं। मैं एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को नहीं बताऊंगा। उसकी बात सुनते ही संभव बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने खुशी से कहा, बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग मिस मल्होत्रा। रुद्राक्ष ने कुछ कहा नहीं, मगर वह एक मीनिंगफुल लुक के साथ लगातार अनाहिता को देखे जा रहा था। लेकिन अनाहिता ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, आफ्टर ऑल उसमें वही किया था जो उसे करना चाहिए। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 72, अनाहिता बदकिस्मत है। अब तक अपने सुना कि रुद्राक्ष ने जो अनाहिता को नोटबुक दी थी वह उसके मॉम की डायरी थी, जिसे देखकर अनक बहुत खुश हो जाती है और अनाहिता उन दोनों को यह भी बताती है कि उनके दुश्मन इस वक्त कहाँ हो सकते हैं, जिससे संभव बहुत खुश हो जाता है। अब आगे अनाहिता ने वही किया जो वह करना चाहती थी। उसके बाद उसने कोल्डली कहा, उन लोगों ने पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर दी है, तो प्लीज इस हादसे के कल्प्रिट्स को कैप्चर करने में मेरी मदद कीजिए। आप इसकी चिंता मत कीजिए,
इसको पूरी तरह मुझ पर छोड़ दीजिए और जहाँ तक बात हुई बिल्डिंग की तो मेरा परिवार इसे फिर से खड़ा करने में आप लोगों की मदद करेगा। अनाहिता ने अपने सर घुमाकर गिरी बिल्डिंग को देखा। यह बिल्डिंग वह जगह थी जिसमें उसकी मॉम की कई सारी मेहनत लगी थी। अगर यह फिर से बन भी जाती है तो पहले की तरह नहीं रहेगी और उसके अलावा उसके पास दूसरा कभी मौका भी नहीं होगा कि वह सीक्रेट कंपार्टमेंट को दोबारा देख पाए। ठीक उसी समय कोई जोर जोर से चिल्लाया, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी। यह आवाज सुनते ही तीनों एक साथ आवाज की दिशा में देखा तो वहाँ पर हिमेश मल्होत्रा घुटने के बल बैठा हुआ था और बहुत जोर जोर से रो रहा था। वह बहुत ही बुरा देख रहा था। संभव ने दया से अनाहिता को देखा और कहा, इस बुढ़े इंसान को आपकी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है, इससे अपनी बिल्डिंग और अपनी कंपनी दिखाई दे रही है। लेकिन अनाहिता को कोई फर्क नहीं पड़ा जब से उसे पता चला था कि हिमेश मल्होत्रा उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। उसके बाद से ही उसके मन में ही में उसके लिए लेकर कोई भी फीलिंग बाकी नहीं रही गई थी और जिसका नतीजा यह हुआ कि हिमेश मल्होत्रा की हुई कोई भी चीज उसे इमोशनली इफेक्ट नहीं कर सकती थी। मुझे यहाँ से जाना है, थोड़ी देर के लिए इसे संभाल कर रखो मेरे लिए, मैं तुमसे ले लूंगी जब मैं फ्री हो जाऊंगी। तो कहते हुए अनाहिता ने अपने गले से लगाकर रखी अपनी डायरी निकालकर रुद्राक्ष को दे दी। रुद्राक्ष जानता था कि यह डायरी उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसने कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए इसे संभाल कर रखूंगा। थैंक यू सो मच। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में लेकिन फिर से रुद्राक्ष को थैंक यू बोल दिया तो उसके एक्सप्रेशन थोड़े से अजीब हो गए। उसके एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसने कहा, अगर मुझे थैंक यू कहने की आदत तुम नहीं बदल सकती तो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन उस आदमी के साथ सारा मामला शॉर्ट आउट करने के बाद अपने घाव के बारे में याद रखना, तुम्हें बहुत बुरी चोटी लगी है। ओके, मैं समझ गई। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और हिमेश मल्होत्रा की तरफ आगे बढ़ गई। उसके जाने के तुरंत बाद रुद्राक्ष संभव की तरफ मुड़ा और कोल्डली बोला, इस तरह की कोई भी बात उसके सामने दोबारा मत बोलना, वह बहुत उदास हो जाती है। संभव बहुत स्मार्ट था। जब उसे याद आया कि खाने के बारे में रुद्राक्ष ने अनाहिता से क्या कहा था तो उसने पूछा, क्या तुम्हें सेफ पसंद है? उसके हिसाब से अनाहिता सेफ थी, लेकिन रुद्राक्ष ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे दिखाई नहीं देता तुम उस बिल्डिंग के अंदर लगभग मरने वाले थे, वह भी सिर्फ इस डायरी के लिए, क्योंकि उसकी है। यह इसलिए क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। अगर वह नहीं होती तो बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग थे वह सब लोग मारे जाते। उसकी बात सुनकर संभव ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और कहा, अच्छा तो तुम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे जो तुम उससे खाना बनाने के बारे में बात कर रहे थे, और उसके अलावा जब वह हॉस्पिटल जब में वह एक्यूपंक्चर दे रही थी तो तुमने मेरे बदले उस पर क्यों भरोसा किया, जबकि मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। और उसके अलावा इसके आगे संभव कुछ कहता उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है, और उसके अलावा क्या उसने उस इंसान को ठीक नहीं कर दिया? मुझे उस पर अंधा भरोसा नहीं है। ठीक है, तुम उसे पसंद नहीं करते। इतना कहकर संभव ने रुद्राक्ष के पीछे देखा और नर्वस होकर बोला, सेफ को उसके डैड मारने वाले हैं। जैसे ही संभव ने कहा रुद्राक्ष तुरंत मुड़ा और वह अनाहिता की तरफ दौड़ने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि अनाहिता हिमेश मल्होत्रा को जमीन से उठाने में की मदद कर रही है। हिमेश मल्होत्रा ने अनाहिता पर हाथ नहीं उठाया। संभव ने से झूठ कहा। डैम इट। रुद्राक्ष पीछे मुड़ा और उसने घुरकर संभव को देखा। वहीं संभव ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ एक कदम आगे आया और पूछा, तुम क्या अभी भी उसके लिए अपनी फीलिंग के बारे में मना करोगे? यह अलग है, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। वह हमेशा अनाहिता का एहसानमंद रहेगा और अनाहिता उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, लेकिन वह अनाहिता से प्यार नहीं करता। रुद्राक्ष की बात सुनकर संभव हंसने लगा और उसके बाद शांत हो गया। रुद्राक्ष हर किसी से झूठ बोल सकता था, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। प्यार एक ऐसी चीज है जो आंखों में देख जाता है। अगर वह अपने मुंह से ना भी बोले तो उसकी आंखें बता देती है कि वह अनाहिता से कितना प्यार करने लगा है। संभव चुपचाप उस दिन का इंतजार करना चाहता था जब रुद्राक्ष को खुद ही एहसास होगा कि वह अनाहिता से कितना प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता ने धीरे से हिमेश मल्होत्रा को उठाने में मदद की और कहा, ठीक से खड़े हो जाइए, इस तरह जमीन पर गिरे हुए आप अच्छे नहीं लगते। अगर यह बिल्डिंग बर्बाद हो गई है तो हम इसे फिर से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी तबीयत खराब कर ली तो वह फिर से नहीं बनेगी। हिमेश मल्होत्रा ने कसकर अनाहिता का हाथ पकड़ा और सवाल पूछा, यहाँ पर हो क्या रहा है? मेरे जाने के बाद हुआ? क्या मैं जब गया था तब तो सब कुछ ठीक था? उसका सवाल सुनते ही अनाहिता एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता डैड, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब जाकर हिमेश मल्होत्रा को यह एहसास हुआ कि अनाहिता अभी भी 20 साल की एक लड़की है, इसलिए उसे नहीं पता होगा कि इस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन क्यों हुआ, और यह उसके लिए अच्छी ही बात थी कि अनाहिता बच गई। यही सोचकर उसने एक राहत की सांस ली। जब तक अनाहित जिंदा है और उसकी शादी सिंघानिया परिवार में होने वाली है तो एक बिल्डिंग का गिर जाना उसके लिए कोई बड़ी बात और या फिर बड़ा नुकसान नहीं होगा।
सब सोचते हुए जल्दी से हिमेश मल्होत्रा के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए और उसने एक अच्छे पिता की तरह अनाहिता का कंधा थपथपाते कहा, सब कुछ ठीक है माहिरा, तुम डरो मत, अगर बिल्डिंग गिर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम ठीक हो यही काफी है। उसकी यह बात सुनकर अनाहिता समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है और उसकी आंखों में एक उपहास दिखाई देने लगा। ठीक उसी वक्त अनीता वहां आई। जैसे ही उसने देखा कि पूरी मल्होत्रा ग्रुप की बिल्डिंग अब ढेर हो चुकी है तो वह अपनी जगह पर जम गई। वह उसकी बिल्डिंग थी, उसकी प्रॉपर्टी में से एक चीज। यह बर्बाद कैसे हो गई? उसने पीछे मुड़कर घूरकर अनाहिता को देखा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। अगर गुस्से से किसी को जलाया जा सकता है तो वह इसी वक्त अनाहिता को खत्म कर देती। उसने जल्दी से हिमेश मल्होत्रा के पास जाकर उसे साइड में ले जाते हुए कहा, हिमेश क्या तुम्हें रियलाइज हुआ है कि अनाहिता हमारे लिए एक बैड लक है? जैसे ही वह वापस लौटी हमारी इतनी पुरानी बिल्डिंग गिर गई। तुम्हें इससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए, वरना कम से कम इसी से कहना चाहिए कि इस बिल्डिंग में जो लोग मरे हैं उन्हें कंपनसेट करें। मुझे पक्का यकीन है कि इस हादसे में कई लोग मरे होंगे। अगर हर कोई हमसे कंपनसेशन मांगने लगा तो हमारी फैमिली बैंक करपट हो जाएगी। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा चुप रहा तो उसकी चुप्पी का फायदा उठाते हुए अनीता ने आगे कहा, हिमेश क्या तुम्हें भगवान भरोसा नहीं है? यह पक्का बहुत बहुत बदकिस्मत है। जरा सोचो, जब से यह हमारे परिवार में वापस लौटी है हमारे साथ कितना कुछ बुरा हुआ और उसके लौटने से पहले हमारी किस्मत कितनी अच्छी थी। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया और हमारे साथ रही तो हम भी कंगाल हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा भी सोचने लगा कि अनीता ठीक कह रही है। जब से अनाहिता वापस आई है तब से उनकी फैमिली मुसीबतों में घिरी हुई है। क्या अनाहिता सचमुच इतनी बदकिस्मत है? अगर ऐसा है तो उसे अपने आसपास रखना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब जब हिमेश मल्होत्रा अपनी गिरी है बिल्डिंग को देखता उसके दिल में दर्द होता। वह यही सोच रहा था कि इस हादसे में कितने ज्यादा लोग मरे होंगे और कितना ज्यादा उसे कंपनसेशन देना होगा, जबकि अनाहिता उसके लिए कोई पैसे कमाकर नहीं दे रही है, जबकि उसकी वजह से उसे सब कुछ अपना दाव पर लगाना पड़ रहा है। तभी अनीता ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हिमेश यह एक बदकिस्मत लड़की के अलावा और कुछ नहीं है। इसे परिवार से निकालने में कैसे हिचकिचाहट जब इसने अपनी बदकिस्मती के वजह से हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया है। अनीता का हर एक शब्द हिमेश मल्होत्रा का फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनाहिता की शादी किससे होने वाली है या फिर क्या होने वाला है, लेकिन वह अनाहिता को अब अपने आसपास नहीं रखने वाला था। वह अनाहिता को आश्रम भेज देगा, उसकी बुआ के पास। जैसे ही हिमेश मल्होत्रा यह सब बातें सोच रहा था तभी उसने देखा कि कंपनी के बहुत सारे लोग एक साथ उसकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। उन्हें इस तरह देखकर हिमेश मल्होत्रा डर गया। उसे लगा कि वह लोग उससे कंपनसेशन मांगने आ रहे हैं। वह वहां से भागने वाला था, तभी अगले ही सेकंड उसने जो सुना वह हैरान हो गया। थैंक यू सो मच सर। इतना कहकर उन सभी एम्प्लॉइज ने एक साथ अपना सर झुका लिया जैसे वह हिमेश मल्होत्रा के बहुत एहसानमंद हो। यह देखते ही अचानक हिमेश मल्होत्रा के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। इन सबके साथ हो क्या रहा है? न सिर्फ यह लोग एक भी पैसा कंपनसेशन का मांग रहे हैं बल्कि उसे थैंक यू बोल रहे हैं। सामने का सीन देखकर अनीता भी चुप हो गई। उसे भी समझ नहीं आया कि वहां हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। तभी उसमें से एक एम्प्लॉय सामने आया और उसने कहा, सर आपकी बेटी कितनी अच्छी है, हम उसके बहुत एहसानमंद हैं और उसके साथ साथ उन लोगों को भी जो उसे इस दुनिया में लेकर आए हैं। हम लोग पूरी जिंदगी आपके लिए ईमानदारी से काम करेंगे। उनकी बातों से कंफ्यूज हिमेश मल्होत्रा ने पहले उन्हें और फिर अनाहिता को देखा और पूछा, तुम लोगों का मतलब क्या है? उस एम्प्लॉय ने पहले अनाहिता को देखा और फिर हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखकर कहा, सर देखकर लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। अनाहिता मिस ही थी, उन्होंने एक्सप्लोजन के दौरान हमारी मदद की। उस एम्प्लॉय की बात सुनते ही अनीता अपनी जगह पर जम गई और हिमेश मल्होत्रा ने हैरानी से अनाहिता को देखा और पूछा, तुम्हें इन सबको बचाया? अनाहिता ने हमें सर हिलाया और कहा, मैं इन लोगों को वहां मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं जल्दी से सेकंड फ्लोर पर बने कंट्रोल रूम में गई और मैंने मेन दरवाजा खोल दिया। नहीं नहीं, यह पूरी सच्चाई नहीं है। अनाहिता की पूरी बात सुनते ही एक ईमेल एम्प्लॉय जिसने अपने बेटे के लिए अनाहिता को थप्पड़ मारा था वह अपनी बेटे के साथ फिर से बाहर आई और उसने कहा, मिस अनाहिता ने अपनी जान खतरे में डालकर हम सबके बच्चे को बचाया, वह हमारे लिए भगवान है। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 73, अनीता को आश्रम भेजो। अब तक आपने सुना कि अनाहिता सब लोगों को बचा लेते हैं और रुद्राक्ष अनाहिता की मां की डायरी उसे ला कर देता है। उसके बाद अनीता हिमेश मल्होत्रा के पास जाती है जहां पर अनीता यह कहती है कि अनाहिता ही बदकिस्मत है और उसी की वजह से सब कुछ बुरा होता है। अब आगे। जैसे ही वह औरत रोने लगी हिमेश मल्होत्रा ने जल्दी से पूछा, बिल्डिंग के गिरने में कितने लोगों की मौत हुई? तभी भीड़ में से किसी ने जल्दी से कहा, किसी की नहीं सर, हम सभी सही सलामत बाहर निकल पाए, वह तो सिर्फ आपकी बेटी में सहायता की वजह से। अभी से ही हमारे जिंदगी आपकी और मल्होत्रा ग्रुप की है, वह देवी है हमारे लिए।
उन सभी की बातें सुनने के बाद अचानक से हिमेश मल्होत्रा का चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट हो गई, लेकिन इसलिए नहीं थी क्योंकि अनाहिता ने लोगों को बचाया या फिर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, बल्कि इसलिए थी क्योंकि इस बिल्डिंग के गिरने में किसी की मौत नहीं हुई। इसका मतलब था उसे किसी को भी कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। एक्साइटमेंट में उसने अनाहिता को गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम बेस्ट हो। अनाहिता ने शांति से जवाब दिया, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा और खुश हो गया। अनाहिता और हिमेश को थैंक यू बोलने के बाद सारे एम्प्लॉइज वहां से चले गए और वही अनीता अपने सामने बाप बेटी को गले लगते हुए देखकर गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अनाहिता ने ही बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों की मदद की है। अब से समझ नहीं आ रहा था कि वह अनाहिता पर दोष कैसे डाले। वह अपने मन ही मन अनाहिता को गालियां दिए जा रही थी। तभी उसे अपने ऊपर किसी की तेज और गुस्से भरी नजरें महसूस हुई। उसने अपना सर उठाकर देखा तो हिमेश मल्होत्रा गुस्से में घूरकर उसे देख रहा था। अनीता बहुत अच्छे से जानती थी कि हिमेश मल्होत्रा थाली का बैंगन है, जो ज्यादा भार जिस तरह होता है उसी तरह झुक जाता है। और अब जब अनाहिता अच्छी हो गई है, इसलिए नॉर्मल सी बात थी कि अनीता ने अनाहिता के बारे में बुरा कहा था। हिमेश मल्होत्रा उससे गुस्सा होगा। उसको इस तरह देखकर अनीता पैनिक हो गई और उसने एक कदम पीछे लेते हुए कहा, हिमेश क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हिमेश मल्होत्रा ने गुस्से में कहा, तुम अभी भी मुझसे यह सवाल पूछ रही हो? तुमने थोड़ी देर पहले अनाहिता को बदकिस्मत कहा था। क्या तुम अपनी भाजी को इस तरह बोलोगी? मुझे उम्मीद है कि तुम भूल ही नहीं होगी कि तुम इसकी सगी मासी हो और अब इसकी माँ भी। उसकी बातें सुनकर अनीता को अपने ही कई बातों पर पछतावा होने लगा कि उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। उसे कुछ और प्लान बनाना चाहिए था। लेकिन अगली सेकंड उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा, यह सच है कि अनाहिता ने ही सबको बचाया है, लेकिन तुम देखो हमारी बिल्डिंग गिर गई है और इसे फिर से बनवाने में कितना पैसा लगेगा तुम जानते हो ना। और उसके अलावा यह बिल्डिंग उसी वक्त एक्सप्लोजन हुई जब अनाहिता पहली बार इस कंपनी में आई अपनी शूटिंग के लिए। अनाहिता सचमुच बदकिस्मत है और उसकी बदकिस्मती की वजह से ही यह बिल्डिंग गिर गई है। अनीता की बातों से हिमेश मल्होत्रा फिर से सोच में पड़ गया। अनीता ठीक कह रही है, मुझे किसी से को कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे फिर भी यह बिल्डिंग फिर से बनानी होगी और अभी हमारी कंपनी की हालत भी ठीक नहीं है और बिल्डिंग गिर गई। यह सब हिमेश मल्होत्रा सोच रहा था, तभी उनके कानों में एक बारी और तेज आवाज सुनाई दी, तुमने अभी किसे बदकिस्मत कहा? उसकी आवाज सुनते ही अनाहिता ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर उनके पीछे रुद्राक्ष खड़ा था और उसके से एक्सप्रेशन काफी खतरनाक थे। पता नहीं क्यों मगर उसे यहाँ देखकर अनाहिता को अंदर ही अंदर खुशी हुई और वह शांत हो गई। तभी अनीता को भी ऊपर किसी की तेज और खतरनाक नजरें महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो रुद्राक्ष बहुत ही सख्त एक्सप्रेशन के साथ उनके पीछे खड़ा था। उसके अंदर का सारा कॉन्फिडेंस और हिम्मत गायब हो गई और से कहा, मिस्टर सिंघानिया। रुद्राक्ष ने एक कदम और आगे बढ़ाया और अनीता के बगल में जाकर खड़ा होने के बाद बोला, क्या तुमने अभी अभी यह कहा कि अनाहिता बदकिस्मत है क्योंकि इस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन हुआ? रुद्राक्ष का ऑरा इतना खतरनाक था कि अनीता को अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। किसी तरह अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं जानती हूँ कि आप नहीं तो आपको पसंद करते हैं, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वह सच है। जिस दिन अनाहिता इस बिल्डिंग में कदम रखती है उसी दिन में बिल्डिंग गिर जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि मेरी बातों में कोई सेंस है? अनीता को पता था कि रुद्राक्ष अनाहिता को पसंद करता है, मगर उसे यह भी पता था कि लोग जितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन मन के एक कोने में इन सभी बातों पर भरोसा जरूर रखते हैं और सिंघानिया परिवार जैसा खानदानी लोग कभी भी एक बदकिस्मत लड़की को उनके परिवार में जगह नहीं देंगे। इसी सोच के साथ धीरे धीरे अनीता का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। उसने फिर से रुद्राक्ष को देखा और कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे पता है कि आप अनाहिता को पसंद करते हैं, मगर मुझे लगता है कि आपको अनाहिता से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अनाहिता की वजह से ही उसकी माँ की मौत हुई थी और अब उसकी वजह से ही हमारी बिल्डिंग भी गिर रही है और मुझे पक्का यकीन है कि आप नहीं चाहते होंगे कि अनाहिता की बदकिस्मती की वजह से आपको भी कोई नुकसान हो। अनीता को पक्का यकीन था कि रुद्राक्ष अनाहिता को कितना भी पसंद क्यों नहीं करता हो, मगर अब उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे उसमें खत्म होने लगे। आफ्टर बदकिस्मत इंसान से हर कोई दूरी बनाने की कोशिश करता है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष धीरे से हंसा। उसकी आवाज काफी अट्रैक्टिव थी, मगर अनीता ने जब रुद्राक्ष को इस तरह देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी तक में ठंडक महसूस हुई। अपनी साड़ी को कसकर अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया और डरते हुए पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आप किस बात पर हंस रहे हैं? रुद्राक्ष ने पूरी तरह से बेचैन अनीता को इग्नोर किया। उसके बाद हिमेश मल्होत्रा के तरफ मुड़कर बोला, मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। हिमेश मल्होत्रा को अभी भी डर था कि कहीं अनीता की बातें सुनकर रुद्राक्ष अनाहिता से दूरी न बना ले, और जैसे ही उसने रुद्राक्ष के मुंह से माफी सुनी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अब लगने लगा कि रुद्राक्ष अनाहिता से दूरी बनाने वाला है और यह सब अनीता की गलती है। वह लोग यह सारी बातें प्राइवेट में भी कर सकते थे, इस मामले को रुद्राक्ष के सामने इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी। यही सब सोचते हुए हिमेश मल्होत्रा के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे, लेकिन अगले ही सेकंड रुद्राक्ष ने कहा, मेरी गलती की वजह से बिल्डिंग में एक्सप्लोजन हुआ और यह बिल्डिंग गिरी।
रुद्राक्ष की यह बात सुनते ही हिमेश मल्होत्रा और अनीता दोनों ही हैरान हो गए। तभी रुद्राक्ष ने आगे कहा, मेरा गुस्सा बहुत तेज है, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और उनमें से कई लोग से भी है जो मेरी जान लेना चाहते हैं, और इस बिल्डिंग में जो एक्सप्लोजन हुआ वह मुझे मारने के इरादे से ही किया गया था, इसलिए इसमें सारी गलती मेरी है। रुद्राक्ष की पूरी बात सुनते ही अनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर रुद्राक्ष की बात सही थी तो इसका मतलब हुआ कि जाने अनजाने में वह रुद्राक्ष को बदकिस्मत कह रही थी। उसे तो लगा था कि अनाहिता की वजह बिल्डिंग गिरी है, यह बात बोलकर अनाहिता को घर से निकलवा देंगी, लेकिन यह सब उसी के ऊपर भारी पड़ रहा है। उसे तो 1 मिनट के लिए समझ में नहीं आया कि बाजी अचानक से पलट कैसे गई, लेकिन अपनी हिम्मत आखिरी बार बटोर कर उसने धीरे से कहा, वैसे मिस्टर सिंघानिया, भले ही आप अनाहिता से बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसकी गलती अपने ऊपर रहने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनते ही रुद्राक्ष ने घूर कर अनीता को देखा, जिसे अनीता के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। अनीता के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। रुद्राक्ष ने अपना हाथ बगल में खड़े संभव की तरफ बढ़ाया और कहा, मुझे वह दो। संभव जो साइड में खड़ा होकर सारे शो का मजा ले रहा था, अब फाइनली उसकी बारी आ गई थी। बिना कुछ कहे उसने अपने पॉकेट से एक पेपर निकाला और रुद्राक्ष को देते हुए कहा, ले। रुद्राक्ष ने वो पेपर हिमेश मल्होत्रा के हाथ में दिया। हिक मल्होत्रा और अनीता दोनों ने ही पेपर पर लिखा हुआ चीज को पढ़ा। पेपर पर लिखा हुआ था, मैं अपने आदमी को वापस ले जा रहा हूँ, लेकिन रुद्राक्ष सिंघानिया, तुम्हें मेरे आदमी को डराने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। उस नोट को पढ़ते ही अनीता डर गई। अब साफ हो गया था कि बिल्डिंग सचमुच रुद्राक्ष की वजह से ही गिरी थी। अपनी आंखें अनीता पर गड़ाए हुए ही रुद्राक्ष ने पूछा, क्या आपने ठीक से पढ़ लिया? अब अनीता पूरी तरह से डरने लगी थी, लेकिन फिर भी एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, वह तो ऐसा हुआ था, ऐसा लगता है कि मैंने पूरी सिचुएशन को गलत समझ लिया। उसी बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपना सर उठाया और एक टेक स्माइल के साथ कहा, पहली गलती तुम्हारी यह थी कि तुमने अनाहिता को गलत समझा, और इसके अलावा तुम्हारी बातों का मतलब यह भी था कि मैं बदकिस्मत हूँ और मेरी वजह से बिल्डिंग गिरी। आप बताओ कि मैं तुम्हारे साथ कैसे अकाउंट सेटल करूँ? उसकी बात सुनकर अनीता पूरी तरह से कांपने लगी और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह एक गलतफहमी है मिस्टर सिंघानिया। आप जानते हैं कि मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही थी और मैंने कभी नहीं कहा कि आप बदकिस्मत है। ऐसा है, रुद्राक्ष ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे कानों के साथ कुछ भी प्रॉब्लम है। मिस्टर मल्होत्रा, आपको क्या लगता है कि इस बारे में मुझे क्या करना चाहिए? हिमेश मल्होत्रा गुस्से में कांप रहा था। अनीता सिर्फ मुसीबत है। न सिर्फ उसने रुद्राक्ष के सामने अनाहिता का इंप्रेशन खराब किया, बल्कि वह अभी भी रुद्राक्ष के साथ बहस कर रही है। वह बहुत ही डरा हुआ भी था, इसलिए पहले उसने रुद्राक्ष से माफी मांगी और उसके बाद एक अस्कर थप्पड़ अनीता को मारा। हिमेश मल्होत्रा अक्सर अनीता पर घर पर हाथ उठा दिया करता था, लेकिन इस बार यह सब सबके सामने में हुआ। सब लोग यह सीन देख रहे थे, यहाँ तक कि रिपोर्टर्स भी जो यहाँ बिल्डिंग की न्यूज को कवर करने आए थे। इस वक्त अनीता बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन फिर भी इस वक्त वो अपना गुस्सा किसी को नहीं दिखा सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप हिमेश मल्होत्रा का थप्पड़ बर्दाश्त कर लिया। लेकिन हिमेश मल्होत्रा उसे दूसरा थप्पड़ मारता उससे पहले ही अनक ने उसे रोते हुए कहा, डैड आप उन्हें मत मारिए, सब लोग देख रहे हैं। अगर आप सचमुच बहुत ज्यादा गुस्सा है तो सजा के तौर पर आप आंटी को कुछ दिनों के लिए मायरा के पास आश्रम भेज सकते हैं। वहाँ के अच्छे माहौल में रहकर उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा, उसके बाद वह वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनते ही अनीता ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, अनाहिता बस बहुत हो गया। उसकी तेज आवाज से बात सुनकर डरने का नाटक करते हुए अनाहिता हिमेश मल्होत्रा के पीछे जाकर छुप गई। अनाहिता की बात सुनकर शुरू में हिमेश मल्होत्रा ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वह अनीता को दूर करेगा, लेकिन जब उसने देखा कि अनीता अभी भी अनाहिता को डरा रही है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी यह एहसास नहीं हुआ है कि तुम्हें क्या गलती की है। माहिरा ठीक कह रही है, मुझे मायरा के पास तुम्हें आश्रम भेज देना चाहिए ताकि तुम अपना दिमाग थोड़ा शांत कर सको। नहीं नहीं, अचानक से अनीता की आवाज बहुत धीमी और नरम हो गई और उसने हिमेश मल्होत्रा का हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हिमेश मुझे पता है कि मैंने गलत किया, मुझे अनाहिता को बदकिस्मत नहीं कहना चाहिए था। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं बहुत अपसेट थी। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा कुछ दोबारा नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 74, अनीता गई आश्रम। अब तक आपने सुना कि अनीता अनाहिता के खिलाफ हिमेश मल्होत्रा को काफी फटकारती है, जिसमें वह लगभग कामयाब हो ही गई थी, मगर अचानक रुद्राक्ष वहां आ जाता है और सारी बाजी पलट देता है, जिसके बाद हिमेश मल्होत्रा अनीता को ही आश्रम भेजने का फैसला कर लेता है। अब आगे वह भले ही आश्रम जा सकती थी, लेकिन वह आश्रम में जाकर उस खतरनाक औरत का सामना नहीं कर सकती थी जो उस वक्त वहां पर है। वह आश्रम के अलावा जेल में भी जाने के लिए तैयार थी। वह बूढ़ी औरत हमेशा ही उसे परेशान करती है और वह उसके साथ कभी डील नहीं कर पाएगी। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद अनीता ने अपने आप को बचाने के लिए अपना आखिरी दाव खेला और कहा, एक्चुअली मैं कुछ सालों से कुछ पैसे बचाकर रख रही थी। मैं बिल्डिंग को वापस बनवाने में वह पैसे तुम्हें दे सकती हूँ ताकि तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाए।
उसकी बात सुनते ही हिमेश मल्होत्रा फिर से अपने डिसीजन पर सोचने लगा। यह सच था कि बिल्डिंग को वापस बनवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और ऐसे हालातों में अनीता के पैसों से उसकी काफी मदद हो जाएगी। ठीक उसी वक्त रुद्राक्ष ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, जब इस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन होने की वजह मैं हूँ, इसलिए अगर देखा जाए तो इस बिल्डिंग को वापस बनाने में जो कुछ भी खर्चा आएगा वह मुझे ही पे करना चाहिए। मैं इस बिल्डिंग के डिजाइन और बनवाने में जितना भी खर्चा होगा दूंगा और 3 महीनों में ही मैं मल्होत्रा ग्रुप को उनके ब्रांड न्यू बिल्डिंग बनवाकर उन्हें सौंपूंगा और उसके अलावा 3 महीने तक सारे एम्प्लॉयर्स की सैलरी भी मैं ही दूंगा और उसके अलावा 3 महीनों तक के जो टेम्परेरी ऑफिस होगा उसका रेट भी। एक्सप्लोजन की वजह से एम्प्लॉइज और आपको इमोशन जो स्ट्रेस हुआ है उसके लिए आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके कोई भी रकम मुझे बता सकते हैं, मैं वह आपको दे दूंगा अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहकर। रुद्राक्ष की पूरी बात सुनते ही हिमेश मल्होत्रा की आंखों में चमक आ गई। ऑफिस की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी और अगर उसे ब्रांड न्यू बिल्डिंग मिले तो वह भी फ्री में, तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। और उसके अलावा रुद्रा नए टेम्परेरी ऑफिस का रेट पे करने के लिए तैयार था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त यही कहावत सच हो रही थी, हिमेश मल्होत्रा की 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में था। और उसके अलावा सोने पर सुहागा यह था कि इस इंसिडेंट की वजह से अनाहिता को एम्प्लॉयर्स की लॉयल्टी मिली थी और यह पूरी सिचुएशन हर तरफ से उसके लिए फायदेमंद साबित हो रही। ठीक है, अब तो उसे इस एक्सप्लोजन से प्यार होने लगा था। हिमेश मल्होत्रा ने रुद्राक्ष पर थैंक यू कहा। तभी रुद्राक्ष ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मगर मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आप बताइए, हिमेश मल्होत्रा ने जवाब दिया। रुद्राक्ष ने पहले वहां पर हैरान खड़ी अनीता को देखा और फिर कहा, मैं इस औरत को नहीं देखना चाहता जिसे ने कहा कि मैं बदकिस्मत हूँ और मेरी वजह से सब बुरा होता है। जैसे ही हिमेश मल्होत्रा को रुद्राक्ष की बात समझ में आई, बिना एक भी सेकंड हिचकिचाहट के उसने अपने 2 बॉडीगार्ड को देखकर आर्डर दिया, इसे अभी के अभी आश्रम लेकर जाओ और वहां भेजने के बाद उस जगह पर अच्छे से नजर रखना। इसे उस आश्रम से बाहर आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दूं, समझ गए। उसके बाद वह दोनों बॉडीगार्ड्स अनीता के पास गया और उन्होंने कहा, मिसेज मल्होत्रा, वक्त हो गया है जाने का। अनीता किसी भी कीमत पर जाना नहीं चाहती थी, मगर जिसने यह फैसला लिया था वह रुद्राक्ष था और वह मायरा की तरफ बेवकूफ नहीं थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि कब उसे रुकना है, इसलिए उसमें और रिक्वेस्ट नहीं की। इनफैक्ट बॉडीगार्ड कुछ देर रुकने के लिए बोलकर वह अनाहिता के सामने गई और बहुत ही सीरियस और सिंसियर टोन में कहा, माहिरा, यह सब मेरी गलती है। मैं बहुत बेचैन हो गई थी, पैनिक करने लगी थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे बकवास कर रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जब आश्रम जाऊंगी तो मैं अपनी सोच को सुधार लूंगी और भगवान से तुम्हारे लिए और अपनी फैमिली के लिए प्रे करूंगी। हैरानी से अनाहिता अनीता को देखती रही और वह समझ गई कि अनीता काफी चालाक है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि खुद को कब रोकना है, ना कि मायरा की तरफ बेवकूफ। और वह अपनी आंखों के कोने से यह भी देख सकती थी कि अनीता की बातें सुनकर हिमेश मल्होत्रा का गुस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा है। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद अनाहिता ने धीरे से कहा, यह ठीक है आंटी, भले ही मैं आपको एक फैमिली की तरह पर मंजूर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी आंटी है। आप चिंता मत कीजिए, जब कुछ दिन बीत जाएंगे और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं डैड से कहूंगी कि वह आपको वापस बुला ले। अनाहिता की शब्द हिमेश मल्होत्रा को वापस उसकी साइड पर खींचने के लिए काफी अफेक्टेड थे। एक कोल्ड टोन के साथ हिमेश मल्होत्रा ने कहा, बस बहुत हो गया, इसे यहाँ से लेकर जाओ। कुछ कदम आगे जाने के बाद अनीता ने मुड़कर उन्हें देखा और उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उससे अपनी कही हुई बातों का दिल से पछतावा है, लेकिन हिमेश मल्होत्रा ने दोबारा मुड़कर उसे नहीं देखा। बार बार रुद्राक्ष को थैंक यू कहने के बाद वह अनाहिता के साथ वहां से चला गया। घर लौटने के रास्ते में अनाहिता को एक मैसेज आया। उसने देखा तो रुद्राक्ष का मैसेज था जिसमें उसने लिखा था, मैंने तुम्हारे उस चुड़ैल आंटी से बचने में तुम्हारी मदद की तो तुम इसके लिए मुझे कैसे थैंक यू कहने वाली हो। उस मैसेज को पढ़ते ही अनाहिता इमेजिन करने लगे कि इस वक्त रुद्राक्ष का चेहरा कैसा होगा। उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया और उसे भेज दिया, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए पराठे बना दूंगी, तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें कौन से पराठे खाने हैं। दूसरी तरफ उसका यह मैसेज देखकर रुद्राक्ष का मुंह बन गया और उसने अपने आप से कहा, क्या यह मुझे बच्चा समझती है जो मुझे कुछ फुसला रही है। उसने जवाब दिया, तुमने पूरी जिंदगी तक मेरे लिए खाना बनाने का प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं इतने में तो नहीं मानने वाला। इस मामले को सेटल करने के लिए क्यों ना तुम मेरे साथ अगले हफ्ते होने वाली पार्टी में चलो, और मैं ना नहीं सुनने वाला तो। रुद्राक्ष ने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया। अनाहिता रिचार्ज के साथ अपनी फोन स्क्रीन को देख रही थी। रुद्राक्ष की कोई भी बात नहीं मानने के लिए तैयार थी, मगर यह नहीं क्योंकि उसे पता था कि उस पार्टी में जाने पर उसे कई लोगों से मिलना होगा। भले ही उसे थोड़ा चेंज फील हो रहा था, मगर उसे रुद्राक्ष के इनविटेशन से बिल्कुल चिढ़ नहीं हो रही थी जैसे उसे अक्सर पार्टी में जाने पर हुआ करती थी। आखिर में अनाहिता ने अपने दिल की मानी और सिर्फ ओके मैसेज के साथ रुद्राक्ष को हाँ कह दिया। मैसेज भेजने के बाद अनाहिता गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी, आसपास की सीनरी को देखते हुए हाल फिलहाल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे सोचने लगी। भले ही उसने कुछ दिनों के लिए अनीता नाम की मुसीबत से अपना पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि कुछ ही दिनों में अनीता वापस आने का और उससे मुसीबत में डालने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेगी।
लेकिन अनीता वापस आए उससे पहले ही अनाहिता को घर के सारे हाउसकीपर जो अनीता के वफादार है उन्हें अपनी तरफ करना होगा ताकि वह पूरे घर में बिना किसी हिचकिचाहट के ही या फिर बिना किसी की नजरों में आए इनविटेशन कर सके। किसे पता कि घर में अच्छे से तलाशी करने के बाद उसे कोई क्लू मिल जाए या फिर बीते हुए कल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पता चल जाए, और जब तक अनीता उस घर में नहीं है तो ऐसा करने के लिए अनाहिता के पास काफी सारे मौके थे। यही एक सबसे बड़ा कारण था कि उसने जानबूझकर हिमेश मल्होत्रा के सामने अनीता को आश्रम भेजने की बात की थी, भले ही यह थोड़े टाइम के लिए हो, लेकिन इससे अनाहिता को काफी मदद मिलेगी। घर पहुंचने के बाद हिमेश मल्होत्रा ने फोन करके अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाया अनाहिता के घाव का ख्याल रखने के लिए। उससे ज्यादातर घाव सीरियस नहीं थे और अच्छी दवाई लगाने के बाद और ख्याल रखने के बाद उनमें से कोई दाग भी नहीं रहने वाला था। यह सुनकर हिमेश मल्होत्रा ने एक राहत की सांस ली और कहा, माहिरा तुम्हें अगला ही टाइम और ध्यान रखना होगा अपना। अनाहिता ने हाँ में गर्दन हिलाई और ऐसे नाटक किया जैसे हिमेश मल्होत्रा की बातों से वह काफी खुश हैं, और मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू डैड, मैं ध्यान रखूंगी अपना, आप चिंता मत कीजिए। हिमेश मल्होत्रा ने सेटिस्फेक्शन में अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपना काम पूरा करने के लिए स्टडी रूम में चला गया। उसका मेन काम यही था कि वह अलग अलग तरीके निकाले ज्यादा से ज्यादा रुद्राक्ष से पैसे रखने के लिए, और तरीके भी ऐसे जिससे रुद्रा को उस पर शक न हो। किस्मत की बात यह थी कि इस वक्त कंपनी में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे उनसे से उसे नुकसान ही हो रहा था। अगर इसी तरह सब चलता रहा तो उसे डर था कि कंपनी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी और वह बैंकक्रफ्ट हो जाएगा। इसलिए उसकी करंट पर सिर्फ अपने पैसों को बढ़ाने में था और इसी तरह कैसे उसकी कंपनी सरवाइव कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष और संभव सब कुछ खत्म होने के बाद राघव के घर पर पहुंच गए, और इतने लंबे टाइम तक फंसे होने के बाद राघव और ध्रुव वह भी वहां पहुंच गए। चारों ने पहुंचकर एक दूसरे को देखा तभी राघव ने कहा, वह साले का फाइटिंग में बहुत अच्छे थे, मैंने उनम से एक को पहचान लिया, वह दुनिया तीसरा सबसे बेस्ट फाइटर था, और जो हो इंसान ऐसे फाइटर्स को अपने साथ काम करवा सकता है वह बहुत ताकतवर होगा। ठीक उसी समय ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर रुद्राक्ष की चोटों को देखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि रुद्राक्ष को कोई गहरी चोट नहीं आई है तब जाकर उसने एक राहत की सांस ली। उन चारों परिवारों में सिंघानिया परिवार लीडर था, इसी हिसाब से उन चारों में रुद्राक्ष सबसे ज्यादा पावरफुल और प्रेस्टीज वाला था, और अगर उसे कुछ हो जाता है तो बर्बादी और तबाही से बाकी 3 परिवार भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन ध्रुव की रुद्राक्ष के लिए चिंता सिर्फ इसलिए थी क्योंकि रुद्राक्ष उसका दोस्त था। रिलैक्स होने के बाद ध्रुव ने गुस्से में कहा, यह आदमी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अगर हमने पता नहीं लगाया ना कि यह कौन है तो हम उसे कभी रोक नहीं पाएंगे। किसने कहा कि हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक उसी समय रुद्राक्ष ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इस वक्त उसके चेहरे पर काफी प्राउड देखा जा सकता था। उसकी बात सुनकर राघव और ध्रुव ने रुद्राक्ष की तरफ हैरानी से देखा और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है। उन दोनों का सवाल सुनकर रुद्राक्ष ने एक नजर संभव को देखा तो संभव आगे आया और उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, सैफ ने उस आदमी की लोकेशन ट्रेस कर ली है, वैसे हम एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता मगर फिर भी हमारी काफी मदद होगी, मैं बाद में उसे बात कर लूंगा, वह हमें लोकेशन भेज देगी। यह सैफ कौन है, और पूरे मुंबई शहर या फिर कह लो पूरे इंडिया में तुम सबसे बेस्ट हैकर नहीं हो तो कोई तुमसे बेस्ट कैसे हो सकता है। तभी संभव ने बहुत ही कैजुअली कहा, सैफ मिस मल्होत्रा है। संभव की बात सुनते ही राघव की आंखें रानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, क्या अनाहिता को यह भी पता है कि हाइकिंग कैसे की जाती है। उन लोगों की बातें सुनकर ध्रुव भी काफी हैरान हो गया था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।